Starting with the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नौज़िया एंड वॉमिटिंग पे बात करेंगे। बेसिकली नौज़िया एक टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि वॉमिटिंग की फ़ीलिंग आना। हमारे थ्रोट और एपिगैस्ट्रिक में ऐसी फ़ीलिंग जनरेट हो रही होती है कि जैसे वॉमिटिंग होने वाली है। और वॉमिटिंग टर्म है जिसमें हमारे पास इजेक्शन या एक्सपल्जन हो जाता है गैस्ट्रिक कंटेंट का माउथ के थ्रू, लेकिन उसमें फोर्सफुल इवेंट भी इंक्लूड होता है। हमारे पास एमिसिस जो है उसके फेजेस होते हैं। पहला फेज़ वही है नौज़िया, जिसमें हमारे पास इमिनेंट नीड होती है वॉमिटिंग की। रैचिंग, जिसमें हमारी मूवमेंट हो रही होती है एब्डोमिनल और थोरेसिक मसल्स की। और फिर तीसरी आती है वॉमिटिंग, जिसमें फोर्सफुल एक्सपल्जन हो जाता है गैस्ट्रिक कंटेंट का। अब डिफरेंट इटायोलॉजीज़ हैं और पैथोफिजियोलॉजी है इसकी वॉमिटिंग की, नौज़िया की। इटायोलॉजी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जीआई मैकेनिज़्म, कोई जीआई की डिसऑर्डर हो, जैसे पेप्टिक अल्सर, हेपेटाइटिस, आईबीएस, पैनक्रेटाइटिस। इस तरह इनकी वजह से नौज़िया वॉमिटिंग हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस हों, जैसे माइग्रेन। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे डायबिटीज़, रीनल कोई डिज़ीज़ हो, एडेंसन डिज़ीज़ हो। साइकेट्रिक कॉजेज़ भी हैं, जैसे एंजाइटी में, एनोरेक्सिया नर्वोसा में। थेरेपी इंड्यूस कॉजेज़ भी हैं इसके, जैसे साइटोटॉक्सिक कोई एजेंट ड्रग ले रहे हों, रेडिएशन थेरेपी यूज़ कर रहे हों, एंटीबायोटिक्स, ओपिएट्स, इन सब की वजह से नॉज़िया वॉमिटिंग हो सकती है। ड्रग विथड्रॉ करने से भी होता है, जैसे बेंजोडाइज़ेपिन या ओपिएट्स। और मिससेलेनियस कॉजेज़ में प्रेगनेंसी है या ऑपरेटिव प्रोसीजर्स भी हैं। अब जो है वो हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। वॉमिटिंग इस तरह से ट्रिगर होती है कि हमारे पास एफरेंट इम्पल्सेस जो है वो सेंसरी सेंटर से इम्पल्स लेकर आते हैं और वॉमिटिंग सेंटर पे लेके जाते हैं। वहाँ से फिर जो है वो एफरेंट इम्पल्स जो है वो हमारे पास स्लाइवेशन सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर और फेरेंजियल और जीआई और एब्डोमिनल मसल्स पे इम्पल्स जनरेट करती हैं, और इस वजह से वहाँ के रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं और वॉमिटिंग कॉज हो जाती है। अब इम्पल्सेस कहाँ कहाँ से रिसीव होती हैं सेंसरी सेंटर को? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन से, सीटीजेड, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, विसरल एफरेंट जो कि फेरेंक्स और जीआई ट्रैक्ट में है। जब एक्साइटेशन होती है तो एफरेंट इम्पल्सेस जो है वो इंटीग्रेट कर देते हैं वॉमिटिंग सेंटर को, जिसके रिजल्ट में जो है वो एफरेंट इम्पल्सेस फिर हमारे इन रिस्पायरेटरी सेंटर को, स्लाइवेशन, फेरेंजियल, जीआई और एब्डोमिनल मसल्स को जो है वो एक्टिवेट करते हैं और वॉमिटिंग हो जाती है। अब हम रिसेप्टर की बात करते हैं। हमारे पास जो वॉमिटिंग सेंटर है उनमें कौन कौन से रिसेप्टर मौजूद हैं। उनमें जो है वो कोलिनर्जिक, हिस्टामीन, डोपामिनर्जिक, ओपिएट, सेरोटोनिन, न्यूरोकाइनिन और बेंजोडाइज़ेपिन के रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के जो नौजिया एंड वॉमिटिंग है वो उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं। इसको हम दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, एक सिंपल नौजिया वॉमिटिंग और एक कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल वाली उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, सिर्फ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें वेट लॉस हो रहा होता है, फीवर होता है, एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है। इसके अब टेस्ट कौन से होते हैं लेबॉर्ट्री में? जो सिंपल नौजिया वॉमिटिंग है वो उसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता। कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है कि सीरम में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन देखी जाती है और जीआई की एवेलुएशन करते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो चॉइस है वो एंटासिड देते हैं। एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सिंपल नौजिया वॉमिटिंग की ट्रीटमेंट के लिए होता है। गैस्ट्रिक एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और 15 से 30 ml डोज जो है वो सिंगल या मल्टीपल रेजिमेन में हम यूज़ कर सकते हैं एंटासिड्स की। सेकंड आती है हिस्टामीन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें जो ड्रग्स हैं वो हैं सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, निज़ाटिडीन। इनको हम लो डोज पे अगर यूज़ करें तो सिंपल नौजिया वॉमिटिंग मैनेज हो जाएगा। और वॉमिटिंग जो मतलब हार्ट बर्न वगैरह है, जियार्ड वगैरह, उसमें भी हम ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आती हैं एंटाहिस्टामिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ये भी सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करती हैं सिंपल नौजिया वॉमिटिंग में, लेकिन इनके एडवर्स रिएक्शंस भी हैं, जैसे ड्राउजीनेस वगैरह, कन्फ्यूजन, ब्लर विजन, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, टैकीकार्डिया। ज़्यादातर ये एल्डरली पेशेंट में जो है वो ये इसके एडवर्स इफेक्ट शो होते हैं। इसमें ड्रग डॉक्सिलामीन वगैरह है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं फिनोथाइजीन। ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ये भी सिंपल नौजिया वॉमिटिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसमें हमारे पास रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन भी है इसके फिनोथाइजीन की। उन पेशेंट के लिए जो ओरल और पारेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉसिबल नहीं होती तो उनको रेक्टल दे देते हैं, लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी, लिवर डिसफंक्शन, एक्सेसिव सीडेशन वगैरह। नेक्स्ट आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें डेक्सामेथासोन है, जो कि कीमोथेरेपी इंड्यूस नौजिया और वॉमिटिंग के लिए यूज़ करते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव नौजिया एंड वॉमिटिंग के लिए।
ठीक है, और इसको हम सिंगल भी दे देते हैं और कॉम्बिनेशन में भी देते हैं 5-HT3 रिसेप्टर के साथ। एंड ये इसके अलावा जो सिस्प्लेटिन इंड्यूस एक्यूट एमएसएस होती है उसके लिए भी ये इफेक्टिव है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नेक्स्ट आती है मेटोक्लोप्रामाइड, जो कि प्रोकाइनेटिक एजेंट है, जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने वाला एजेंट है। ये हमारे जो इसोफिगल स्फिंक्टर टोन है उसको इंक्रीज़ करता है, लोअर इसोफिगल स्फिंक्टर टोन को, और उसके अलावा जो गैस्ट्रिक एम्पटाइम है उसको इंक्रीज़ करता है, और जो ट्रांजिट होती है उसको एक्सेलरेट करवाते हैं। ये जो स्मॉल बाउल है उसकी ट्रांजिट को एक्सेलरेट करवाता है। डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस में इसको यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि उनके स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे उनका जो स्टमक का कंटेंट है वो एम्प्टी नहीं हो रहा होता, इसलिए ये यूज़ करते हैं। इसको हम डेक्सामेथासोन के साथ भी यूज़ करते हैं मेटोक्लोप्रामाइड को, जब हमें डिले नॉजिया एंड वॉमिटिंग जो है वो उसकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए देना पड़ता है कीमोथेरेपी के बाद। फिर आती है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स में 2 ड्रग्स आती हैं, नेबिलॉन और ड्रोनाबिनॉल। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कन्वेंशनल एंटी एमिटिक ड्रग्स से। इनको हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टरी नॉजिया एंड वॉमिटिंग में। रिफ्रैक्टरी मतलब होता है ऐसी नॉजिया वॉमिटिंग कंडीशन जो मैनेज ना हो रही हो, तो उसमें हम फिर कैनाबिनॉइड्स दे रहे होते हैं। नेक्स्ट आती है क्लास सब्सटेंस पी, न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें जो ड्रग है वो है एप्रीपेटेंट। ये भी हम नॉजिया और वॉमिटिंग जो है उसकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते हैं। ये हाई डोज सिस्प्लेटिन बेस्ड कीमोथेरेपी जब यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये यूज़ कर रहे होते हैं। एप्रीपेटेंट के अंदर सब्सटेंस होता है सब्सटेंस पी, जो कि पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर है न्यूरोकाइनिन का। ठीक है, ये सब्सटेंस बेसिकली प्राइमरी मेडिएटर होता है डिले फेस, मतलब जो हमारे पास नॉजिया वॉमिटिंग इंड्यूस हो रही होती है तो ये सब्सटेंस हमारे पास डिले कर रहा होता है उस फेस को। फिर इसके इंटरेक्शंस भी हैं एप्रीपेटेंट के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ, वारफरिन के साथ और ओरल डेक्सामेथासोन के साथ। तो हम डेक्सामेथासोन के साथ कभी भी जो है वो एप्रीपेटेंट ड्रग ना लें। नेक्स्ट आता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन 3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें जो ड्रग्स हैं वो हैं ऑन्डेंसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन और डोलासेट्रॉन। ये इनका क्या मैकेनिज्म है कि ये हमारे पास जीआई ट्रैक्ट पे जो प्री साइनेप्टिक सेरोटोनिन रिसेप्टर उनको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कॉन्स्टिपेशन, हेडेक वगैरह, एस्थेनिया मतलब कि स्ट्रेंथ लॉस हो जाना। नेक्स्ट हमारे पास आती है कीमोथेरेपी इंड्यूस नॉजिया एंड वॉमिटिंग। इसको हमने 2 में डिवाइड किया, एक्यूट एंड डिले। तो जो एक्यूट अटैक्स आते हैं उसमें ये होता है कि अगर कीमोथेरेपी के बाद 24 आवर्स में नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है तो उसको हमने एक्यूट कंसीडर किया है, और अगर 24 आवर्स के बाद हो रहा है नॉजिया वॉमिटिंग तो वो डिले हो गया, डिले क्लास में आ गया। अब अगर हम 24 आवर्स वाली बात करें यानी कि एक्यूट केस की बात करें, उसमें अगर डे 1 है तो उसमें हम 3 ड्रग रेजिमेन देंगे। हाई रिस्क अगर है एमएसएस का तो 3 ड्रग रेजिमेन देंगे, उसमें 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, डेक्सामेथासोन है और एप्रीपेटेंट है। अगर मॉडरेट एमएसएस का रिस्क है तो डे 1 में हम 2 रेजिमेन देंगे जिसमें 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और डेक्सामेथासोन है। अगर लो एमिटिंग का रिस्क है तो हम कोई सिंगल ड्रग यूज़ कर लेंगे, डेक्सामेथासोन या फिर जो है वो क्लोरप्रेज़िन, मेटोक्लोप्रामाइड, डाइफेनहाइड्रामीन या फिर लोराज़ेपाम। अगर डिले की बात करें, डिले रिस्क नॉजिया वॉमिटिंग, उसमें हम डे 2 और डे 3 में एप्रीपेटेंट और डेक्सामेथासोन यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, या फिर डेक्सामेथासोन अलोन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हाई रिस्क है तो हम डेक्सामेथासोन और लोराज़ेपाम भी यूज़ कर सकते हैं डे 4 में। अच्छा, अगर मॉडरेट एमिटिक का रिस्क हो तो डे 2 और डे 3 में हम सिंगल ड्रग यूज़ कर सकते हैं जिसमें एप्रीपेटेंट, डेक्सामेथासोन, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर लोराज़ेपाम। अच्छा, अगर रेडिएशन से जो है वो नॉजिया वॉमिटिंग इंड्यूस हो रही है तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन देते हैं 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और डेक्सामेथासोन का। अच्छा, अगर जो है वो डिसऑर्डर है बैलेंस का, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का, तो उसके लिए हम दे रहे होते हैं एंटी हिस्टामिन, एंटी कॉलिनर्जिक एजेंट जिसमें डॉक्सिलामीन आता है। मोशन सिकनेस में हम स्कोपोलामाइन के पैचेस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में अगर एंटी एमिटिक की बात करें तो उसमें चॉइस है पायरिडॉक्सिन 10 to 25 mg 1 to 4 टाइम्स डेली दे रहे होते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन में भी देते हैं पायरिडॉक्सिन के साथ डॉक्सिलामीन 12.5 से 20 mg 1 to 4 टाइम्स डेली। अगर सिम्टम्स फिर भी परसिस्ट करते हैं तो हम डायमिन हाइड्रोनेट या फिर डाइफेनहाइड्रामीन या मैक्लिजीन भी यूज़ कर रहे होते हैं। चिल्ड्रन में अगर एंटी एमिटिक की बात करें तो उसमें हम 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो है टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट टॉपिक पे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।